नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। ये फिजिक्स के लाइट चैप्टर का आगे का वीडियो होगा, सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अक्सर देखा गया है टीचरों के द्वारा कि जो बच्चे हैं वो याद करते हैं सिचुएशंस को कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन इमेज फॉर्म एज फोकस, कैसे उसके रे डायग्राम को रटते हैं। कुछ समझते नहीं है और रट जाते हैं 6 के 6 कंडीशंस कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स में। बट मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि उसमें आपको रटने की जरूरत कुछ भी नहीं। अभी तक जो आपने पहले वाले वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसका कनेक्शन बस इस वीडियो तक रखना है, इस लेक्चर तक रखना है, और जो आज सिखा रहा हूं उसको समझ लेना। अगर इन दोनों का तालमेल अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बनाओगे इन 6 कंडीशंस को, या इससे ज्यादा कोई कंडीशंस बनती है तो उसको भी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सिचुएशंस को समझने में, कॉन्सेप्ट को जानने में कि किस तरह से हम रे डायग्राम को बनाते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया था, लाइट के नेचर के बारे में सीखा था, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। फिर प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन है वो देखा था कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने जाना था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद हमने ये भी उसमें सीख लिया था कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं एंड कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। कन्वर्जिंग मीन्स किसी एक पॉइंट पर सारी रेज आकर इकट्ठी हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। so दैट्स व्हाई इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसमें जो रेज हैं पैरेलल आती हैं वो डाइवर्ज होती, फैलती हुई नजर आती है। सो दैट्स व्हाई इसमें इस वाले मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। उसके साथ साथ बहुत सारे जो टर्म्स थे रिलेटेड टू these mirrors, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन आने वाला है। साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि इमेज कैसे बनाते हैं। पहले मैंने बात कर लिया है कि किसी भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। द वेरी फर्स्ट मैंने आपको बताया है, 1 मिनट में पीछे वाली चीज को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि इमेज बनाने के लिए आपको आपके पास ऑब्जेक्ट होनी जरूरी है। इमेज हमेशा किसी पॉइंट का बनता है। जिस पॉइंट का इमेज बनाना है उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए। फिर वो निकलने के बाद किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब जिसके द्वारा इमेज बनाया जाएगा, लाइक मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग रेज वहां से निकलेंगे, दैट स्ट्राइक करेगी उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। आफ्टर स्ट्राइकिंग वहां से या तो रिफ्लेक्ट करेंगी या अगर कोई मीडियम है तो वहां से रिफ्रैक्ट करेंगी। तो अभी तक आपने मिरर के बारे में सीखा है, तो आप अपने दिमाग में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान में लो। पॉइंट से 2 रेज निकलेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर वो दोनों मिल जाएंगे। जिस पॉइंट पर वो दोनों जाकर मिल रहे हैं वही पॉइंट उस पॉइंट का इमेज होगा, क्योंकि निकलना भी इन पॉइंट से ही होता है और मिलना भी किसी पॉइंट पे होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि इमेज का फॉर्मेशन हमेशा पॉइंट का होता है। पॉइंट से पॉइंट 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 से पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। सो दैट्स व्हाई बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट से ही मिलके बना होता है। ठीक है, तो 2 बातें
जो मैंने बता दी है वो ये, अब फिर से मैं लिख देता हूं और उसको ध्यान रखना। भाई मैंने बताया कि 2 rays must be there emerging from ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट। ऑब्जेक्ट के पॉइंट से एटलीस्ट 2 rays must be there emerging from ऑब्जेक्ट, 2 रेज निकल बस, पहली बिंदु। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी यूज्ड, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करना है। ये 2 बातें ध्यान रखिए, बस केवल 2 बातें। एक, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस पॉइंट का इमेज बनाना है वहां से 2 रेज निकलनी चाहिए, राइट। दूसरी बात कि जब रेज निकल गई तो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, पड़ेगी, और उस सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होना चाहिए उस पॉइंट पे। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो किसी भी डायग्राम को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद करना ही नहीं। जैसा डायग्राम आपके बुक में बनाया है उससे अलग बनाओगे और करेक्ट बनाओगे। जो डायग्राम बनाया गया है बुक में उससे भी आप दिखाओगे कि अच्छा ये तो यही, मतलब ये तरीके हैं इसको बनाने के, दूसरे तरीके से भी बनाओ तो बनेगा। मतलब आप समझ जाओगे कि वो चीज है क्या। शुरू करें? चलो, इस शुरू करने से पहले एक और छोटी बात बताना चाहूंगा मैं आपको। वो क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये जानते हैं कि ये एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप एक बात जानते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन है, इसमें मुझे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, नॉर्मल लेना है, तो आप ऐसे कर दोगे, यहां 90 डिग्री बन जाएगा। ये आपको पता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये भी पता है कि इस पॉइंट पर, लाइक पॉइंट ए मैंने बोल दिया, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो किधर होगा? क्या वो भी आपको पता है? पॉइंट बी, पॉइंट सी, या इस सरफेस के ऊपर कहीं भी, एनीवेयर, एक पॉइंट ले लेता हूं, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या वो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? इफ यस, फिर आप समझदार बच्चे हो, आपको काफी ज्यादा नॉलेज है। इफ नो, तो सीख लेते। ये जो सरफेस है वो एक सर्कल का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। सर्कल में स्फीयर, एक्चुअली में स्फीयर का पार्ट है। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग ये एक स्फेरिकल मिरर है। ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये एक स्फीयर का पार्ट है। सर्कल में आप जानते हैं, सर्कल में किस क्लास में पढ़े हो सर्कल के बारे में? 9th क्लास में, उससे पहले 8th क्लास में, उसके बाद 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। सर्कल के बारे में आप जानते हो कि किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है, स्पर्श रेखा, और सेंटर से अगर इस टेंजेंट को मिलाया जाता है इस पॉइंट पे, तो ये सेंटर से मिलाने के बाद जो ये रेडियस होता है वो इस टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या बोल रहा हूं? ये जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे भी टच कर रहा है, स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री चाहिए होता है, परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो क्या करना है? इसको सेंटर से मिला दो। सेंटर से मिला दोगे तो जो लाइन होगी वो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इट मींस ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। एक ही बात बोल रहा हूं मैं, सबका निचोड़ ये कि अगर आपको किसी
स्फेरिकल सरफेस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 90 डिग्री चाहिए, आपको एक ही बात करनी है कि इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, सेंटर से मिला दो, क्योंकि सेंटर से मिलाते ही अपने आप ये 90 डिग्री बनेगा। आपने पढ़ाई की कि किसी पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, तो वो सेंटर से ही जाएगा। जब सेंटर से ही जाएगा, अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो सेंटर से पास करा दूं, 90 डिग्री ही होगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आप ये तो जानते हो रिफ्लेक्टिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते टाइम पे कि इस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इंसिडेंट रे जब आप लेकर आते हैं मेरे भाई, प्लेन सरफेस होता है तो वहां पे 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना पड़ता है ताकि ये पता कर पाओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको पता करना पड़ता है। आप पता करोगे तब जब आपके पास नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर पता चलने से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लेते हो। आई पता कर लिया तो जितना आई होगा उतना ही तो आर बनाना पड़ता है, तभी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, हम यूज करते हैं। हो गई बात। अब जब तक आप ये नहीं जानते कि 90 डिग्री कौन सा होगा तब तक आई कैसे पता करोगे। अब आई पता नहीं कर पाओगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कैसे करोगे। प्लेन सरफेस पर तो पता था, इस पे नहीं पता था, लेकिन अब सीख लिया। थोड़ी और बात करूंगा। यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इसमें सेंटर कहां है। अब याद करो पहली वीडियो, उस पहली वीडियो में बताया गया है किसी भी कर्व का जो सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और वही इस स्फेयर का सेंटर होता है। तो मुझे ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कुछ भी नहीं करना, इसको सी से मिला देना है। बी सी पर चाहिए तो इसको फिर से सी से, बी पर चाहिए इसको मिला देना। ये यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, ये यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, ये यहां पर 90 डिग्री बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 90 होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये दो बात समझ में आ गई तो फटाफट अब कर लेते हैं डायग्राम की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनाया जाएगा। आपको बात ध्यान रखनी है वो कौन कौन से, वो ये ध्यान रखनी है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु को कहां रखा है। पोजीशन ऑफ इमेज, अब वस्तु को जब रख दिया तो उसकी इमेज कहां बन रही है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसा बन रहा है। नेचर दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल। या तो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। रियल एंड वर्चुअल दो आंसर होता है। साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा, साइज कैसा होगा वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो आपको केवल ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने, ये 4 पॉइंट पूछने हैं, हर एक सवाल में पूछने हैं। हर एक सवाल मीन्स हर एक सिचुएशन में आपको क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर फाइंड करना। तो शुरू कर लेते हैं। ये अपना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर जिसके आउटर सरफेस को पेंट कर दिया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन अंदर से होने लग जाए, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आई होप ये बात आपको याद है। तो ये देखो दिस इज कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में कहीं ना कहीं सी होता है सेंटर, ये पी होता है,
अब P एंड C से जो पास करती है लाइन उसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में पूरे जो इसका पूरा स्पेस है इसको कितने हिस्सों में बांटेगा ये? देखो, एक इनफाइनाइट इस सी से बहुत दूर चला जाएगा, दैट इज द इनफाइनाइट। द फर्स्ट पोजीशन इज इनफाइनाइट। सेकंड पोजीशन क्या होगा? बियॉन्ड सी, सी से थोड़ी दूरी पर, तो बियॉन्ड सी, सी के पास। थर्ड पोजीशन एट सी, तीसरी बार यहां पे आ जाएगा सी पर। चौथी बार क्या आ जाएगा? यहां से आने के बाद एक एफ भी होता है। फोकस के बारे में भी आपने सीखा है इससे पहली वाली वीडियो में, फोकस क्या होता है। तो चौथी पोजीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन को मैं ऐसे लिख देता हूं, सी एंड एफ। पांचवी पोजीशन में क्या होगा? एट एफ। और छठी पोजीशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड, ये 6 पोजीशन आपके सामने आएगी और यकीन मानो किसी भी पोजीशन में कुछ भी नहीं रटना। वेरी फर्स्ट, रेस इंसिडेंट फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत से किरणें आ रही है, रेज आ रही है। फोकस के डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि जब इनफाइनाइट से रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। दिस इज फंडामेंटल, इस पॉइंट को फोकस। तो एक रेज आ गई इनफाइनाइट से, कितनी रेज आनी चाहिए? यही लिख दिया भाई रे, देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया कितनी रेज? 2 रेज, एटलीस्ट 2 रेज, कम से कम 2 किरणें। एक और लाते हैं भाई, ऊपर से भी ला सकते हैं, नीचे से भी ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे से ही लाना है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से ही लाना है। बट अच्छा कैसे दिखता है बच्चों को? जो किताब में लिखा रहता है, किताब वाले नीचे से लेकर आ रहे, दिस इज द पैरेलल रेज। बट आने के बाद फिर कहां से जाएगा ये? ध्यान रखना बच्चे गलतियां कहां कर रहे थे, ये इंसिडेंट रे आई, उसका डायरेक्शन नहीं दिखाया कि आग किधर से रही है, वो एरो नहीं बनाते। अगर एरो नहीं बनाते हो भाई नंबर कटते हैं बोर्ड में, ये बात ध्यान रखना, नंबर कटते हैं। एरो बनाना जरूरी है, किधर से वो पता चलता है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं कि रेज आ कहां से रही है, फिर स्ट्राइक करने के बाद जा कहां रही है, ये पता है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं दिखाऊंगा फिर गलत, मतलब नंबर कटेगा, गलत का मतलब क्या है? मार्क्स कटेगा। तो 2 रेज आ गई, आने के बाद पैरेलल आ रही थी ये दोनों। इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल ही होती है, वो भी मैं समझाऊंगा। इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल ही क्यों होती है वो मैं समझाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। इनफाइनाइट से जो रेज आई वो पैरेलल हुई, स्ट्राइक किया। ठीक, कहां स्ट्राइक किया? इस एफ के ऊपर। तो इनफाइनाइट पे कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, आने के बाद क्या बनाता है? एक डॉट बना देता है। जब एक डॉट बनाता है तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां रखा आपने? एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना है? फोकस के ऊपर। नेचर ऑफ इमेज, ये जो रेज है क्या रियली कट रही है, वास्तविक में कट रही है? आंसर इज यस, ये रियली कट रही है। तो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। एंड जो भी रियल इमेज बनता है वो उल्टा बन जाता है, उल्टा लटक जाता है। रियल इमेज कैसा होता है? उल्टा। उल्टा को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कितना है? बहुत छोटा है। वो मून को देखो, जब तुम देखोगे तो कैसा बहुत छोटा दिखाई देगा, वेरी स्मॉल। चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं लिख नहीं पा रहा, आप तो समझ रहे हो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। अब मैं चाहता हूं
कि आगे और बताऊं यहीं पर। अभी मैं क्या लूंगा, सी, दिस इज एफ। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है मुझे, बियॉन्ड सी, दिस इज व्हाट, बिटवीन एफ एंड पी। हाँ, दूसरी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, क्या था, बियॉन्ड सी से दूरी पर। यहां से इस पॉइंट का इमेज में बनाना चाहता हूं, मैं क्या करूं, यहां से कोई रेज ले सकता हूं, कैसी मर्जी, मेरी मर्जी है, मैं 2 रेज लेना चाहता हूं। आपको पता है क्या करना है, 2 रेज निकलनी चाहिए, अपनी मर्जी का निकाल सकता हूं मैं, निकालूंगा। ले, एक ले लिया भाई, यहाँ पे पहले इसको दिखा दूं, ये यहां आ गया भाई, आने का तो आ गया। अब आ गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है, से यस। अब इस पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करने के लिए, जैसे कि आपने प्लेन मिरर के साथ किया था, रेज आ गई तो यहां पे आपने क्या किया था, 90 डिग्री नॉर्मल ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ऐसे 90 डिग्री। अब इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आई के बारे में पता नहीं चलेगा कि आई है कितना। आई चाहिए आपको, इंसिडेंट एंगल चाहिए, ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कर्व सरफेस के ऊपर, स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उस पॉइंट से सी को मिला दो, सी को मिलाते ही वो लाइन क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, राइट और रॉन्ग, ठीक, ये हो गया आई। अब इतना ही एंगल बनाते हुए क्या जाएगा, दूसरी तरफ से जाएगा, जितना आई है उतना है आर है, देखो बना दिया, गुड। तो आई इज इक्वल टू दूसरा, अब दूसरी लाइन ले लेता हूं अपनी मर्जी का, यहां ले लिया, आई आ गया भाई, ध्यान रखना बेटा, ये रे का डायग्राम एरो दिखाना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। ये रेस आ गई इस पॉइंट पे, अगेन इस पॉइंट पे भी मुझे इंसिडेंट एंगल चाहिए, आई चाहिए, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, सी से मिला, ये आ गया, ये जो है क्या है, आई, तो जितना आई है उतना है आर, ये चला गया इधर, आर बना। अब ये दोनों रेज जो निकल रही है वापस स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करिए, इस पॉइंट से पास करिए, ये लो इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का इमेज कहां बन गया, इस पॉइंट से। अब इसके नीचे वाले का इमेज कहां बनेगा, इसके नीचे, नीचे 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 वाले का, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन जाएगी, राइट, गुड। अब इनके साथ ये 4 सवाल पूछे जाएंगे, पूछो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो बियॉन्ड सी, सी के उस तरफ, बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले का आंसर मिलेगा। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर है, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, व्हाट, पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर मीन्स 2 सवाल, रियल है कि वर्चुअल है, ये जो रेज मिल रही है क्या रियली मिल रही है, क्या वास्तविक में है, आंसर इज यस, इसका नेचर कैसा है, रियल। अब रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा, देखो हेड ऊपर की तरफ है और टेल किधर आ गया, नीचे, सो इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं बट छोटा, स्मॉल।
चारों क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। एक तो ये मैं अपनी मर्जी से और तुमने अपनी मर्जी से बनाया है, और दूसरा तुम्हें किताबों में मिलेगा। इस पीडीएफ में भी वो चीजें हैं, वो भी दिखाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि एक्सप्लोर करो, खुद से बनाओ, कॉन्सेप्ट को सीखो। लकीर के ऊपर रटने वाले तोते बन के नहीं रहना। रटने वाले तोते मुझे पसंद नहीं, ना मैं हूं और ना मैं बनाना चाहता हूं। आप सीखो, एक्सप्लोर करो, फैलो, ठीक है। तो ये चीज, इस पॉइंट पर इमेज हमने बना ली। अगर कोई बच्चा कहे कि क्या केवल यहीं पर ये रेज आएगी तो बनेगा, तो आंसर इज ना भाई, कहीं भी ला दे, इस पूरे सरफेस के ऊपर कहीं भी स्ट्राइक करो, बट यहां से निकलनी चाहिए रेज, कम से कम 2 इधर। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 रेज निकली और दोनों रेज को यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करा दिया। उसके बाद जहां जाके स्ट्राइक कर दिए, कर दिया, हो गया ही नहीं इसका फॉर्मेशन। बात खत्म, कुछ भी याद नहीं करना। अब चलते हैं भाई अपने उन सभी चीजों को, इसी को बना रहा हूं दूसरे तरीके से। ध्यान देना, जो किताबों में बनाया गया होता है, जो आपको अक्सर नोट्स में मिल जाएगा, आपके टीचर वही करा देते हैं, वो ये कि थोड़ा समय ले रहा हूं समझाने में, टाइम लग रहा है, बट आपको मजा जरूर आ रहा होगा, ये मुझे पता। दिस इज सी एंड दिस इज एफ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां से पैरेलल रेज लेकर जाते हैं, सीधी पैरेलल आ जाए तो सभी किताबों में यही होता है। और उसके बाद इसको कहां से लेकर पास कराते हैं, एफ से। पैरेलल रेज आई, एफ से पास करा दिया। किसी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, वो एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, यूजुअली करा, बच्चा रट गया है कि पैरेलल ले जाएंगे, एफ से गुजर देंगे, ठीक है। बट यहां भी अगर आप यूज करना चाहो तो इसको सी से मिलाओगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी बेटे सेम टू सेम ही है। वो अलग की बात है, टीचर इस लाइन को नहीं दिखाते, बट मैं चाहता हूं कि मेरा ये बच्चा जो कैमरे के उस पार है या फिर क्लासरूम में है, वो ये जाने कि इसमें रटना कुछ भी नहीं। आज ये रेज आ गई, अब यहां से फिर कोई एक दूसरी रेज निकालती, तो ये टीचर भाई उसमें क्या किया जाता है, या तो वो इस पॉइंट से ऐसे पास करा देते हैं या फिर यहां ला देते हैं ये वाली। अब ये वाली लाइन लाने से फायदा क्या होता है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर चाहिए होता है। अब परपेंडिकुलर पहले से ही डला हुआ है, देखो इस पॉइंट से जो लाइन पास की है वो सी से पास कर रही है कि नहीं, ऑलरेडी पास कर रही है, तो वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है और आई मिल जाता है पहले से ही। आसान बनाने के लिए टीचर यहीं से पास कर, फिर यहां से एंगल उतना ही बनाते हुए वापस लेकर जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं बिटवीन सी एंड एफ ये कट जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि बियॉन्ड सी रखने के बाद कहां पर क्या बनता है। ये वही बात है, चीज मैंने चेंज कर दी। अब तीसरे तरीके से इसी को बनाता हूं, तीसरे तरीके से जो फिर होता क्या है, ये वाली जो रेंज है बेटा, ई वाली, यहां सीधा कर देता हूं, ये चलो ये रेंज आए, ये तो फोकस से चली गई, ठीक है। अब होता क्या है, यहां सी से पास करा दिया, ऐसे सी से पास करा दिया, ये रेज आई, सी से जा रही है, सी से जाती है, जा रही 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 है, स्ट्राइक कर दे, और फिर ये वापस उसी पे चले जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा ही है जैसे इस वाले प्लेन मिरर में टॉर्च अगर मैं यहां से जलाऊं तो रेज इधर से जाएगी, लेकिन इसी टॉर्च को मैं और एंगल छोटा कर दूं, रेज यहां से जाएगी, यहां से जलाऊं तो यहां से, और टॉर्च एकदम 90 डिग्री वाले पर 90 डिग्री वाले पर ही ऐसे डाल दूं
तो रेज वापस 90 डिग्री वाले पर ही वापस चली जाएगी। 90 डिग्री पे गई तो 90 डिग्री से ही आएगी, एंगल जीरो। तो जिस पे गई उसी पे वापस आ जाएगी। अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एकदम सीधा टॉर्च जला दो, क्या होगा? बाउंस बैक कर जाएगा एकदम उसी लाइन के ऊपर। दो लाइन अलग अलग होगी ही नहीं। वही बात यहां हो रही है, रेज गई वापस बाउंस बैक करेगी उसी के ऊपर। तो ऐसे दिखाना, जब आएगी तो फिर कहीं ना कहीं इसको पॉइंट। फिर कहां बन गया? बिटवीन सी एंड एफ, अगेन बिटवीन सी। तो कहीं से भी बनाओ, मैं एक ही सवाल को, इसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से बनाओ, ये बनेगा वहीं पर, इसमें चेंजेस आएंगे ही नहीं, तो घबराना है ही नहीं। अब मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मैंने कोशिश कर दी आपको समझाने की। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है फिर आगे बढ़ता हूं। चलो, ये बातें ध्यान रखना, इसको नोट करके रखना, क्योंकि अभी ये मिटेगा, फिर आगे हम चलेंगे और 6 की 6 पोजीशन ऑलरेडी जो बनी हुई है उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट आप अपने तरीके से कैसे भी बना सकते हो। चलो, देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां बनेगा? सी के ऊपर। बियॉन्ड सी के है, इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। वही पैरेलल रेस एफ से गुजर गई, सी से गुजार दिया, वही वापस बाउंस बैक कर गई, इमेज बन गया। आगे आ जाओ, इधर आओ। अब ये सी पर आ गया, ऑब्जेक्ट सी पर, यहां से पैरेलल रेस गई, आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास हो गई, फिर वापस अगर वो एफ से जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा, एफ से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। कोई बच्चा चाहे कि सर मैं यहां से लेकर जाना चाहता हूं, ले जा बेटा, फिर इसको यूज कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। अगर ऐसा करोगे फिर वो भी वहीं से पास करेगा अगेन। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर। इमेज कहां बना? सी पर। साइज कितना बना? सेम साइज का। नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इनवर्ट। रियल मींस इनवर्ट। यहां आ जाओ, ऑब्जेक्ट सी से कहां चली गई? सी एंड एफ के बीच में, पैरेलल गई, एफ से पास गई, यहां से ऐसे बनाया कि वापस यहां से गया और एक यहां से ड्रॉ कर दिया, मान लो कि सी से जाने वाली, तो 90 डिग्री पर ही गया, फिर वापस जब जाएगा तो सी से पास करेगा, कहीं ना कहीं यहां जाकर मिलता है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी, रियल बन रहा है। साइज में थोड़ा बड़ा हो गया है, रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड। एफ वाले को देखो, एफ पे रखोगे पैरेलल, यहां से ले जाओगे वापस पैरेलल, तो अगर एफ पे है तो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है। जब अज्यूम इनफाइनाइट पे मिलेगा तो ऑब्जेक्ट चाहे छोटी क्यों ना हो, जो उसका इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, रियल में बनेगा साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। जब रियल में बनेगा तो इन्वर्टेड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहां आ जाओ, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में आ जाए तो फिर क्या? ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में आ जाए तो यहां से एक रे यहां निकाले, आई दे दिया, निकाल दिया। दूसरा एक ऐसा ड्रॉ किया कि सी से ही पास कर जाए, आसान है बच्चों के लिए, भाई ध्यान देना। ये यहां से
यहां एक बच्चे ने गलती करी थी। जब पेपर बच्चे देते हैं रे डायग्राम में गलतियां क्या करते थे, क्या मैं यहां से ऐसे एरो बना सकता हूं? आपके लिए नॉर्मल सी बात है कि बना दो ना बना क्या फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली में सोचो बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पे। रेज निकलता कहां से है? ऑब्जेक्ट से। जब रेज ऑब्जेक्ट से निकलता है तो यहां से एरो कहां से लेकर आ गए? ऑब्जेक्ट यहां है, निकलेगा रेज इधर से, तो चाचा इधर से एरो कहां से आ रहा है, मतलब कहां से? रेज निकलना ही यही, मान लो रेज यहां से निकलेगा, टॉर्च यहां से जलेगा, तो रेज यहां से कैसे आ जाएगी? टॉर्च यहां है तो यहां से पीछे से कैसे आ जाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट दिमाग खोपड़ी चलती नहीं बच्चे की, वो इधर ही कहीं भी एरो लगा दिया और यहाँ पे नंबर कट जाता। इस बात का ध्यान रखो। टीचर भी नहीं बताते, पता नहीं, जाने दो, फ्लो में चलने दो, बच्चा समझ रहा है सब कर दिया सही, मार्क्स कट जाता है। समझ रहे हो ना? इस बात का ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे आपका यहां से निकलेगा, फिर वापस टकराने के बाद जो पीछे आ रहा है उसमें लगा दो बेटे, उसमें एरो लगा दो, क्योंकि टकराने के बाद तो रेज आई है ना, उधर से इधर आ रही है। आगे ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं जाके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। इधर तो पेंट कर दिया गया है, अब पेंट कर दिया गया है, यहाँ मिरर खड़ा कर दो, यहाँ टॉर्च जला दो, क्या उस तरफ उसकी लाइट जाएगी मिरर के? अरे नहीं जाएगी, बट यहाँ लग रहा है कि पीछे जा रही है, तो वो रियल है कि वर्चुअल है? काल्पनिक है, वास्तविक में नहीं, रियली में नहीं है, काल्पनिक है, रियल नहीं है। जो रियल नहीं है उसको वर्चुअल बोलते, काल्पनिक बोलते। तो यहाँ पे इमेजिनरी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कितना बन गया? बड़ा बन गया। कैसा बना? वर्चुअल बना। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, और सीधा को इंग्लिश में इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट। समझ पा रहे हो? बात ध्यान। तो 6 की 6 पोजीशन आपने देख ली और मुझे लग रहा है कि समझ भी ली, अब किसी को समझा भी दोगे। गुड। अब वो जो 6 पोजीशन अभी आपने देखी है उन्हीं का एक जगह पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एक टेबल में बना दिया गया है। इसका क्या होता है? तो याद बात करने का कोई हिसाब किताब मेरे पास होता नहीं मेरे भाइयों। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट पे, तो इमेज की पोजीशन फोकस पे, साइज बहुत ज्यादा छोटा, नेचर रियल, एंड रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, आपको पता है। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट अगर जाता है तो फोकस और सी के बीच में उसका इमेज बनेगा। साइज कैसा होगा? छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, छोटा होगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड होना मांगता है। सी पे रहेगा तो सी पे ही डालो, इक्वल साइज का ही कर दो। रियल रहेगा और कैसा रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा। इस तरह से ये सब कुछ है, बार बार क्या ही बोलूं, ऑलरेडी आप तो जानते ही। ठीक है भाई, जानते हो तो। बस इसको समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। इसको केवल यही समझना है हमें कि कॉनकेव का तो हमने सीख लिया, कॉन्वेक्स का भी तो देख ले कि कॉन्वेक्स में एक ही पोजीशन बनता है, कहीं भी रखो निशाना वही लगेगा। देखो, दिस इज कॉन्वेक्स। अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही, इनफाइनाइट से रेज आ रही, तो वो फोकस पे इमेज बनेगा। इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी इमेज रख दो, आ गई पैरेलल, ये जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है। सी से गई फिर वापस बैक कर गई, ऐसा लगेगा। अब ये दोनों कहां मिल गया? यहाँ पे। तो इमेज का साइज कितना हो गया? बहुत छोटा। कहां बना? एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में हमेशा बनेगा। कैसा है? क्या रियली में ये रेज है? नहीं, ये वर्चुअल है, काल्पनिक है, रियली में है ही नहीं। तो इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो आप ये भी समझ, बहुत आसान है,
दो ही पोजीशन बनती है। जब आप ये समझ गए हो तो साइन कन्वेंशन सिखाना है मुझे, साइन कन्वेंशन में सिखाऊंगा। उससे पहले अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल ही क्यों आती है, तो वो मुझे कमेंट में बताएगा यस आई नो। तो फिर मैं उससे कांटेक्ट करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या वो जानता है। जिस बच्चे को नहीं पता कि इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो पैरेलल ही क्यों होती है, वो मुझे बताए। अगले वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे भी अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, साइन कन्वेंशन सीखने वाले हैं। साइन कन्वेंशन के साथ साथ यू वी एफ, इनमें रिलेशन आर, मतलब कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत धमाकेदार रही आपके साथ और मैं चाहता हूं कि आप एकदम जोश के साथ इस वीडियो को खत्म करें और खूब सारी पढ़ाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए।